आज रिवाइज करेंगे हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, क्योंकि ये आपके लिए कॉन्सेप्ट नया है, तो जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतनी क्लैरिटी हमें मिलेगी। तो एक जस्ट एक एग्जांपल है कि हमने 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, n, l और ml। तो आज बेसिकली हम लोग बस रिवीजन करेंगे। आपको ये बताना है कि n = 4 के लिए कितने नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स होंगे। n = अगर n की वैल्यू 4 है यानी कि 4th शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ये बताना है हमें। तो वो हम अब कैसे बताएंगे, हमें पता है कि n की वैल्यू 4 है, तो हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, l की वैल्यूज लिखेंगे। l की वैल्यू क्या होती थी, 0 से लेकर n-1 तक, तो वो क्या होगी 0, 1, 2 एंड 3। n-1 तक होती है तो 0, 1, 2, 3, ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l है। अब l की वैल्यू 0 का मतलब कौन सा सब शेल, s, 1, p, 2, b, 3, f। थर्ड स्टेप क्या बताएगा, हर सब शेल के कॉरेस्पॉन्डिंग ml की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। s की कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं, s के लिए, s सब शेल के लिए l की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू क्या होती थी, -l से +l तक, यानी m की वैल्यू कितनी होगी 0। a की वैल्यू है m की पॉसिबल s सब शेल के लिए। p सब शेल के लिए m की कितनी वैल्यू हो सकती है, -l से +l तक, -1, 0, +1। फिर d सब शेल में कितनी हो सकती है m की पॉसिबल वैल्यूज, -2 से लेकर +2 तक, -2, -1, 0, 1, 2। यानी कि हमें इससे क्या पता लग रहा है कि s में मैंने क्या बताया था, जितनी पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज m की होंगी उतने ही मेरे ऑर्बिटल्स होंगे उस सब शेल के अंदर। यहाँ पे m की a की वैल्यू है तो यानी कि s में एक ऑर्बिटल है। p के लिए m की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज कितनी हो सकती है, 3, यानी कि p में 3 ऑर्बिटल्स है। सिमिलरली d में 5 होंगे। फिर अब हम देखते हैं f सब शेल की बात करते हैं तो -3 से लेकर +3 तक होंगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। यानी कि f में कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 6, 7। और एक बात और ध्यान रखनी है हमें, हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटली प्रेजेंट है, इसके प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, एक अपर हाफ एरो और एक डाउन हाफ एरो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये दो, एक अपर स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है और एक लोअर स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है। अभी हम आगे बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे और फिल कैसे करते हैं, वो उसके बारे में बात हम आगे करेंगे। तो आई होप कि अब यह कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे सब शेल्स। अब देखिए ये जो s, p, d, f है, ये है हमारे सब शेल्स, ये क्या है, सब शेल्स। और ये जो मेरे को मिले हैं, ये सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 4s, तो 4s मेरा हो गया ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं ये है ऑर्बिटल्स, और s, p और d, f के हैं सब शेल्स। तो अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है हमारा नेक्स्ट, आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल स्टडी करेंगे। तो पहला ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, 1s, क्योंकि 1s का मतलब n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है। तो अगर हम 1s की शेप देखें या 2s की, तो 1s और 2s की शेप जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी गई तो वो कैसी थी, ऐसे स्फेरिकल शेप थी। तो बेसिकली हम यहाँ पे 1s या 2s की शेप की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो हम S सब शेल की बात कर रहे हैं। S सब शेल की शेप कैसी थी, स्फेरिकल। अब बेसिकली मतलब ये कि मेरा शेप्स हम स्टडी क्यों करते हैं, जरूरत क्या है शेप स्टडी करने की,
शेप हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि शेप से हमें ये पता लग जाता है कि क्या कहाँ पर किन किन रीजन्स में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा है, और किन किन रीजन्स में नहीं है। उसके लिए हम क्या स्टडी करते हैं, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एस सबशेल की शेप कैसी थी, स्फेरिकल। और लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी करा है कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता है। तो अगर हम 4s, 3s, 2s और 1s का साइज कंपेयर करेंगे तो उसका ऑर्डर कैसा होगा, ऐसा। क्यों? क्योंकि 4s में n की वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्यों? यहाँ पे मेरा ऑर्बिटल सेम है, हम s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ये सारे ऑर्बिटल्स के लिए यही केस होगा कि अगर हम सेम ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे p ऑर्बिटल की बात हो रही है, p सबशेल की बात हो रही है, तो 4p का सबसे ज्यादा होगा साइज। क्यों? और साइज भी और एनर्जी भी 4p की सबसे ज्यादा होगी, 3p की उससे कम, 2p की उससे कम। क्यों? क्योंकि n जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे साइज भी इंक्रीज करता है और वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सबशेल की तरफ। नेक्स्ट सबशेल कौन सा है हमारा, p। अब हमने क्या देखा था कि p सबशेल में m की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही थी, 3, क्या, -1, 0, +1। अब क्योंकि m की नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज p सबशेल के लिए 3 है, यानी कि p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 3, जिसको हमने ऐसे ब्लॉक्स से शो करा था। तो अब क्या करा साइंटिस्ट ने कि उन्होंने कहा 3 सबशेल्स को हम डिफर कैसे करेंगे कि कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, कि इन तीनों ऑर्बिटल्स में से हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं इन तीनों ऑर्बिटल्स को। तो उन्होंने इन ऑर्बिटल्स को नाम दे दिया, क्या, px, py एंड pz। उन्होंने तीनों ऑर्बिटल्स को अलग अलग नाम दे दिया। अब हम शेप देखते हैं कैसी होती है। तो इसको इरेज कर देते हैं, ये हमने देख लिया है ऑर्डर। तो px की शेप देखेंगे, सपोज हम 2p की बात कर लेते हैं, क्योंकि px ऐसे लिखना थोड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए हम 2p ऑर्बिटल की 2p की बात कर लेते हैं कि 2p की हम शेप डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे 2px हो जाएगा, 2py हो जाएगा और 2pz। तो हमें पता है कि 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं हमारे, x, y और z कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बेसिकली क्या करना है, याद कैसे रखना है हमें, हम याद करने का तरीका देखेंगे क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है। सपोज मेरे को px की शेप बतानी है, तो आपको करना है जो ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है ना x, y और z, जो एक्सिस यहाँ पे लिखा है x, उसी पे आपको शेप बनानी। कैसी? ऐसी होती कोई शेप 2px की। अब ये ओरिजिन को क्या माना हमने कि ओरिजिन जो है मेरा वो न्यूक्लियस है। ओरिजिन क्या है मेरा, यहाँ पे ओरिजिन मेरा न्यूक्लियस है। तो क्या देखा गया कि जो p सबशेल था या 2p की बात करें, जो 2p सबशेल था उसकी शेप कैसी देखी गई कि न्यूक्लियस के अराउंड 2 लोब्स निकली हुई हैं, ऐसे करके न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे करके 2 लोब्स निकली हुई हैं। ऐसी शेप देखी गई कुछ p ऑर्बिटल की। तो इसको कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे लाइन इरेज कर देंगे तो कि ऐसी 2 लोब्स हैं x एक्सिस पे। इसको याद रखने का तरीका है कि जो सबस्क्रिप्ट में है उसी एक्सिस पर लोब्स बनानी है आपको दोनों। जैसे 2px है तो x एक्सिस पर लोब्स बनानी, याद रखने का तरीका है ये सिर्फ। यहाँ पे इस बार हम y एक्सिस और इसको कर देते हैं z। एक्चुअली ऐसे ये सिर्फ हमारे को याद रखने का तरीका है। एक्सिस आप अपनी मर्जी से कोई भी एक्सिस कहीं पे भी ले सकते हैं, बट अगर हम एप्रोप्रिएटली बनाएं इसको अब 2D प्लेन है, जैसे मेरा जो बोर्ड है ये तो 2D है, तो हम 2D में है, जब हम 3D 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, थर्ड एक्सिस ऐसे करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि सपोज मेरा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो z एक्सिस कैसा होगा, अगर हम बोर्ड की बात करें कि z एक्सिस से बोर्ड से बाहर निकल रहा होगा,
बाहर तो ऐसे हम निकाल नहीं सकते, तो ऐसे टेढ़ी लाइन बनाते थे। और कैसे होगी शेप? अब देखिए, एक्सिस आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं वाई लिख लूँ, यहाँ पे एक्स, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये क्योंकि हम अभी पहली बार स्टडी कर रहे थे, इसलिए मैंने ऐसे तीनों अलग अलग सेम जगह पर एक्सिस लिए और ऐसे बनाकर दिखाया। याद कैसे रखना है? जो सबस्क्रिप्ट में गिवन है उसी एक्सिस पर दोनों लोब्स बनानी है। जैसे पीएच में एक्स एक्सिस पर है दोनों लोब्स, पीवाई में वाई एक्सिस पर है दोनों लोब्स, और पीजेड में जेड एक्सिस पर है दोनों लोब्स। उसके बाद हम डी ऑर्बिटल की बात करें। सपोज हम बात कर लेते हैं 3D। क्यों? क्योंकि सेकंड शेल में तो डी ऑर्बिटल होता नहीं है, डी सब शेल। 3D की बात करते हैं तो डी सब शेल के लिए m की कितनी पॉसिबल वैल्यूज थी? 5, -2, -1, 0, +1, +2। तो यानी कि ऑर्बिटल्स कितने आने चाहिए? 5। अब साइंटिस्ट ने क्या कहा कि इन 5 ऑर्बिटल्स को भी डिस्टिंग्विश करने के लिए उन्होंने इनको 5 अलग अलग नाम दे दिए। क्या? dxy, dyz, dzx, dz² और dx² माइनस y²। अब zx लिखे या xz लिखे, एक ही बात है। उन्होंने इनको ऐसे ये 5 नाम दे दिए, ठीक है। तो इनकी शेप्स कैसी होगी? इधर लिख लेते हैं। तो dx की शेप की बात है, पहले यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि हम 3D की बात कर रहे हैं। तो dxy की बात करें, 3dxy की शेप कैसी होगी? ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस है। dxy की शेप कैसी होगी? अब देखिए डिफरेंस पता लग रहा है कि s ऑर्बिटल, s सबशेल की शेप स्फेरिकल थी, इसलिए क्या बोला जाता है कि देखिए स्फेरिकल में एरिया ज्यादा होगा या ये जो लोब्स बनाएंगे इनमें एरिया ज्यादा होगा। डेफिनेट सी बात है कि जो स्फेरिकल शेप है उसमें एरिया ज्यादा होगा, तो इसलिए बोला जाता है कि s सबशेल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और उससे कम p में, फिर उससे कम d में। तो क्या देखा गया कि इसकी शेप तो थी स्फेरिकल। p और p सबशेल में जब आए तो p सबशेल में देखा गया कि 2 लोब्स होंगी एक्सिस के अराउंड। फिर d में क्या देखा गया कि d में 4 लोब्स थी। मेजरली जो 4 ऑर्बिटल्स थे d के, उन चारों में 4 लोब्स थी। बट जो 5वां ऑर्बिटल था d का, उसमें भी 4 लोब्स थी। बट जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी शेप को, तो शेप एक टाइम पे हमें सिर्फ 2 लोब्स दिखती हैं, ओनली इन द केस ऑफ dz²। शेप देखिएगा तो ये हो गया हमारा 3dxy। देखिए हम मैंने कहा कि 4 लोब्स हैं, तो कुल मिलाकर इस ये वाली शेप्स को याद रखने का क्या तरीका है? सबस्क्रिप्ट में दो एक्सिस लिखे हैं, जैसे सपोज यहाँ पे xy लिखा है, तो dxy का मतलब है कि x और y एक्सिस के बीच में आपको चारों लोब्स बनानी है। dxz लिखा है तो, और जो एक्सिस यहाँ पे लिखा है, इस एक्सिस को एक्सिस के ऊपर नहीं होनी चाहिए लोब, इन दोनों एक्सिस के बीच में होनी चाहिए। xz लिखा है, dxz में z और x एक्सिस के बीच में बनाइए। तीसरा जो एक्सिस है हमारा, जैसे यहाँ पर हम z एक्सिस बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा z एक्सिस, तो तीसरे एक्सिस के ऊपर लाई करेगी मेरी 2 लोब्स, बट उन दोनों एक्सिस पर नहीं लाई करनी चाहिए, उन दोनों एक्सिस के बीच में बनानी है। तो ये हो गया मेरा 3dxz, x और z एक्सिस के बीच में, ये हो गया 3dyz, y और z एक्सिस के बीच में।
ये एक सेकेंड, ये थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं इसको क्लियर होकर। y एंड x तो ऐसे बनेगी, ऐसे y और z एक्सिस के बीच में है दो लोब्स, और ये दोनों लोब्स भी y और z एक्सिस के बीच में, यहाँ पे ये y ये z, और x एक्सिस के थोड़ी सी ऊपर लाई करेंगे। ये कौन सा है 3D y z एक्सिस, y z ऑर्बिटल। ठीक है, दो ऑर्बिटल से भी हमारे बचे हैं, उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला हम एक चीज समझ लें कि मेन रीजन जो था हमारा शेप स्टडी करने का, कि हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर मिल सकता है हमें। तो ये जो रीजन है लोब्स के अंदर का, ये जो डॉटेड रीजन है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए ये हमने शेप डिफाइन की कि विद इन दीज टू लोब्स विद इन 2px ऑर्बिटल। अगर हम 2px ऑर्बिटल की बात करें तो इन दोनों लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अब क्या है कि यहाँ पर तो हमने देखा कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसे भी तो रीजन्स होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसे रीजन्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0, उनको क्या कहते हैं नोड्स। और ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि हमें ये बताना होता है कि कितनी नोड्स होंगी इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी हम देखते हैं। अब नोड्स क्या है, नोड्स दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है रेडियल नोड, एक होती है एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड्स तो हमारी सिंपल जो नोड्स होती हैं कि किस रीजन पर, सपोज यहाँ पर है ये जो मेरा y एक्सिस है, अगर मैं 2px की बात करूं तो 2px में जो मेरा y एक्सिस है उस पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि मेरी जो दोनों लोब्स हैं वो x एक्सिस पर लाई कर रही हैं, और जो मेरा ये z एक्सिस है इस पर भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो ये तो हो गई मेरी रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड्स क्या होती हैं? आप देखिए, ये जो सपोज हम 3D करके बनाकर देखते हैं इसको कि ये मेरे तीनों एक्सिस हैं, x, y और z एक्सिस, ये मेरे तीनों एक्सिस हैं ऐसे, ये x, ये y और ये z एक्सिस, ये मेरे तीन एक्सिस हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, 2px की। तो 2px ऑर्बिटल में इसकी एक लोब ऐसे इधर x एक्सिस पे एक लोब ऐसे लाई कर दी होगी, ऐसे एक लोब इस तरीके से लाई कर दी होगी। तो क्या हुआ, कोई एक ऐसा प्लेन दिख रहा है जिसपे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। कौन सा प्लेन है? YZ प्लेन। क्यों? YZ प्लेन कौन सा होगा? ये जो प्लेन दिख रहा है, YZ प्लेन पर लोब लाई ही नहीं कर रही है, यानी कि YZ प्लेन पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। अब क्योंकि YZ प्लेन पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ऐसे कितने प्लेन्स हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है? उसको क्या कहते हैं? रेडियल नोड्स। उन रीजन्स को क्या कहते हैं? रेडियल एंगुलर नोड्स, सॉरी एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स क्या है? वो प्लेन्स जिन पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अब मैंने ये क्यों नहीं बोला कि मेरा XY प्लेन पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है? क्योंकि XY प्लेन तो मेरा ये हुआ, ये वाला, ये जो ऊपर वाला है, ये वाला रीजन, पर यहाँ पर तो मेरी ऐसे ऑलरेडी एक लोब है, यानी कि XY प्लेन के कुछ पार्ट में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, कंप्लीटली 0 नहीं कह सकते। इसलिए इस केस में सिर्फ एक प्लेन ऐसा होगा, और वो प्लेन कौन सा होगा? YZ प्लेन। ऐसे तरीके में हम देखेंगे तो p ऑर्बिटल में हमें तीनों ही ऑर्बिटल्स के केस में एक एक प्लेन ऐसा मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो फॉर्मूला हमारे साइंटिस्ट ने क्या दिया, और प्लेन वाला जो प्लेन है, जिस क्या बोला मैंने, जो प्लेन है वो प्लेन जिस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, उसको मैंने क्या कहा? एंगुलर नोड। और रेडियल नोड एक्सिस जिन पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला है n-1, रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला है n-l-1, और एंगुलर नोड्स निकालने का फॉर्मूला है l। अब देखिए, सपोज मेरे को कहा कि मेरे को इसमें 2p में
ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है। तो 2p के लिए n मेरा 2 हो गया और t और p सब शेल है, यानी कि l की वैल्यू क्या है 1। मेरे को क्या बताना है एंगुलर, पहले हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो टोटल नोड्स n-1 यानी कि 1, 2 - 1 1। रेडियल नोड्स n-l-1 2 - 1 - 1 यानी कि 0। तो रेडियल नोड्स मेरी इसमें हो गई 0 2p के केस में। फिर एंगुलर नोड्स कितनी हो गई l यानी कि 1। तो एंगुलर नोड्स कितनी है 1। अब मैंने आपको प्लेन बताया ना कि कितने प्लेन्स हैं, तो इसमें अलग-अलग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, अलग-अलग काउंट नहीं करेंगे हर ऑर्बिटल के लिए, तीनों ऑर्बिटल्स के लिए साथ में। क्यों? क्योंकि तीनों ऑर्बिटल्स साथ में प्रेजेंट है। डायग्राम हम तीनों का अलग-अलग बना रहे हैं, पर अगर हम साथ में देखेंगे तीनों को तो x, y और z तीनों ऑर्बिटल्स पे एक साथ देखना है हमें कि कहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। वैसे ही अब हम d ऑर्बिटल के केस में देखते हैं। सपोज मेरे को बोला गया कि 3d के लिए मेरे को बताना है टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है। 3d के लिए n हो गया 2 और l हो गया 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोड्स बतानी है मेरे को। नोड्स कितनी होंगी n-1 2 - 1 यानी कि 1। एंगुलर नोड्स l के बराबर होती है यानी कि 2 एंगुलर नोड्स होंगी। रेडियल नोड्स n-l-1 यानी कि -1। n-l 0 और सॉरी n क्या है 3, n क्या है 3। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स 3 - 1 2, टोटल नोड्स 2, एंगुलर नोड्स 2 l के बराबर। रेडियल नोड्स n-l-1 3 - 2 - 1 तो रेडियल नोड्स 0, ठीक है। बेसिकली ये इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती समझने की, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि अगर आपको पता होगा कि फिजिकली क्या मीनिंग होता है इसका तो मजा भी आएगा पढ़ने में। पर इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये तीनों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं नोड्स के ऊपर, और या पूछते हैं डेफिनेशन पूछते हैं नोड की कि नोड की डेफिनेशन क्या होती है। नोड की डेफिनेशन आपको बता दी, इट इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन इज 0। तो अब हम देख रहे हैं शेप ऑफ जो हमारे d ऑर्बिटल के d में हमारे जो 2 ऑर्बिटल्स बचे हैं उनकी शेप देख रहे हैं हम। तो dxy dyz और dxz हो गया। कौन कौन सा बचा है 3dx² - y² बचा है, dx² - y² बचा है। तो x² - y² में क्या करना है, दोनों एक्सिस पर बनानी है चारों लोब्स, चारों लोब्स को एक्सिस पर बनाना है। और ये मैंने लाइन क्यों इरेज की, क्योंकि लोब्स मेरी 3D हैं। देखिए लोब्स मेरी 3D है, तो ऐसे एक्सिस के ऊपर, एक्सिस को कवर कर रही होगी, एक्सिस इसके ऐसे, एक्सिस इसके बीच से निकल रहा होगा, दिखेगा नहीं हमको। ये हो गई 3dx² - y²। अब आता है हमारा ये स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है dz²। अब dz² में क्या देखा गया कि 2 लोब्स तो मेरी ऐसे एक्सिस पर लाई कर रही थी, देखिए। तो क्या देखा गया dz² को स्पेशल केस क्यों बोला जाता है। d ऑर्बिटल में, हर ऑर्बिटल में, d के हर ऑर्बिटल में 4 लोब्स हैं। dz² में क्या हुआ कि दो लोब्स तो हमें दिखी एक बार में, बट dz² में क्या होता है कि हमें एक बार में सिर्फ 2 लोब्स दिखती हैं, कि 2 लोब्स z एक्सिस पर लाई करती हैं और 2 लोब्स इसको इस ऐसे कवर करती हैं दोनों साइड से, इस तरीके से। मतलब हमें ऐसे समझना है कि सपोज 2 लोब्स हमारी ऐसे z एक्सिस पर हैं, तो बाकी की जो 2 लोब्स हैं वो इसको ऐसे कवर करती हैं। तो ये कैसा स्ट्रक्चर लगता है, ये डोनट लाइक स्ट्रक्चर लगता है, डोनट या रिंग लाइक स्ट्रक्चर लगता है। तो इसको याद रखना, ये एक स्पेशल केस है हमारा। तो dz की शेप इस तरीके से होती है कुछ। आई होप कि आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स क्लियर होगा।
अब हम चलते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की तरफ कि एनर्जी कैसे होगी। तो हम बात कर रहे हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की। तो क्या देखा गया कि हर ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट थी। कुछ ऑर्बिटल्स थे जिनकी एनर्जी थोड़ी सेम थी, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिफरेंस था। तो बात ये आई कि एनर्जी का डिफरेंस आ क्यों रहा है, ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिफर कर क्यों रही है। और ऑर्बिटल्स में एनर्जी इसलिए डिफर कर रही थी कि कि मेरे एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन में, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यानी कि जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी थी। दूसरी एक और फिनोमेना क्या ऑब्जर्व करा गया कि सपोज ये मेरा न्यूक्लियस है, तो पास वाले इलेक्ट्रॉन्स एक और फिनोमेना क्या ऑब्जर्व करा गया कि जो मेरे पास वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड थे क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम था, और जो पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज उसमें इंटरेक्शन ज्यादा था डिस्टेंस कम होने की वजह से। तो इसलिए क्या देखा गया कि पास जो इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है न्यूक्लियस से। बट क्या देखा गया, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड हो गए न्यूक्लियस के साथ, तो इन्होंने क्या करा, बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो न्यूक्लियस का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाए। क्या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, बाहर आउटर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन ने इसके पॉजिटिव चार्ज को एक तरीके से शील्ड कर दिया था। इस फिनोमेना को क्या बोला गया, शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बुक में लिखा है शील्डिंग ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरे आउटर इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्योंकि पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं एक्सपीरियंस कर पाए न्यूक्लियस का, तो क्या बोला गया कि जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि शील्डिंग हो गई थी, आउटर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड हो गए थे इनर इलेक्ट्रॉन्स से, क्योंकि ये पास थे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड हो गए, तो इन्होंने न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा कवर कर दिया। और हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और किसकी कम, वो हम देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर है वो याद रखेंगे। ऑर्डर क्या है, 1s 2s 3s 3d। देखिए मैंने क्या कहा था, विद इन अ सबशेल हर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। एक सबशेल के अंदर जितने ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी भी सेम होती है, और एक शेल के अंदर जितने सबशेल होते हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है। क्या कहा, डी में 5 ऑर्बिटल्स थे, पी में 3 ऑर्बिटल्स थे, पी के 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, डी के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। और थर्ड शेल में या सेकंड शेल में जितने भी सबशेल्स हैं, जैसे सेकंड में एस और पी है, तो हर शेल में जितने भी सबशेल्स होंगे सारे सबशेल्स की एनर्जी सेम होगी, कि 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी। फिर थर्ड शेल में क्योंकि 3 सबशेल्स होते हैं sp और d, तो इन तीनों की एनर्जी सेम होगी। फिर फोर्थ में 4 होते हैं, तो ऐसे करके। और 1s की एनर्जी 2s और 2p से कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो 1 है, n छोटा है, तो जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज करेगी।